नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां हम बात करने वाले हैं नए भारत की। नया सवेरा में हम बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट्स की भी, अखबारों में प्रकाशित महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आत्मनिर्भर होते भारत की झलक आपको दिखाने वाले हैं आज हम। साथ ही साथ आर्थिक विकास की रफ्तार और खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। साथ ही साथ तकनीक की दुनिया में क्या हो रहा है बताएंगे आपको टेक टॉक में, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर वर्ल्ड वॉच में। यानी अगला 1 घंटा पावर पैक्ड होने वाला है। शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात। सुबह की सुर्खियों के साथ 2 दिन तक चलने वाला चाणक्य डिफेंस डायलॉग आज से होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है इस साल की थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी करेंगे अनावरण। तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता नई दिल्ली में आज। राजनाथ सिंह और सजाफरी सजामसोएदीन क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। हांगकांग में बहुमंजिला इमारत में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 44। अब भी 270 से ज्यादा लोग लापता। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज। 277 खिलाड़ी पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का होंगे हिस्सा। 5 टीमों के बीच अधिकतम 73 स्थानों को भरने की होगी लड़ाई। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित मानिक शॉ सेंटर में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसको संबोधित करेंगे। साथ ही आपको इस कार्यक्रम की और जानकारी दें तो कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, टॉप आर्मी कमांडर्स, नीति आयोग के सीईओ, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और तमाम विशेषज्ञ यहां मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा जो देश इसमें भाग ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इजराइल, जापान, मालदीव, रूस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस दौरान कई अहम सत्र आयोजित होने वाले हैं, जिनमें भारत की सुरक्षा क्षमता, आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतिक पहल, भविष्य के संघर्षों की रूपरेखा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा।
तो नई दिल्ली में ये चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की हो रही है शुरुआत, जहां संध्या अगर बात की जाए तो रक्षा सुरक्षा को किस तरीके से और मजबूत किया जाए, देश कैसे इसको मजबूत कर सकता है और दूसरे देशों के साथ मिलकर इसमें कैसे मजबूती ला सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर एक आज मंथन शुरू होने वाला है। निश्चित तौर पर भावना, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो आज संवाद होगा, ये जो आज आयोजन होने वाला है, वो निश्चित तौर पर ये 2047 तक हम कैसे अपने राष्ट्र को विकसित बनाएंगे उसको लेकर के आयोजित होगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे रक्षा क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वो स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण करेंगे, जो उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक सुविधा में बहुप्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा, जिसमें हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब उद्यमी बन चुके हैं। नवंबर 2022 में स्काईरूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। निजी अंतरिक्ष उद्यमों का तेजी से उदय पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की सफलता का प्रमाण है, जिससे एक आत्मविश्वासी और सक्षम वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का नेतृत्व मजबूत हुआ है। आगे बढ़ेंगे नया सवेर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री समासोइदीन के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बातचीत की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया रक्षा मंत्री का ये 2 दिन का दौरा भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में बढ़ती रफ्तार को दिखाता है और दोनों पक्षों की साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। ये दौरा इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के दौरे के बाद हो रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यता के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और कई सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यता और ऐतिहासिक रिश्तों को साझा करते हैं। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की खासियत है कि दोनों देशों के बीच कई देशों में सहयोग बढ़ रहा है। इसमें अक्सर उच्च स्तरीय बातचीत भी शामिल है। इससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति से और मजबूती मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान, इसके शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगी। और आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में मामला अब और गर्माता जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं, तो बीजेपी ने ममता दीदी को घेर लिया है और चुनाव आयोग से बंगाल में एसआईआर को लेकर पैदा की जा रही दिक्कतों को लेकर शिकायत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखकर चुनाव कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, तो बीएलओ से निष्पक्ष होकर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी का विरोध बंगाल में एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का अखाड़ा बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये को लेकर जहां चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है, वहीं भाजपा ने राज्य में एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग का रुख किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी सीएम ममता के दबाव में काम कर रहे हैं। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान हो रही अनियमितताओं की जानकारी दी और आरोप लगाया कि भारी संख्या में मृतकों और प्लान कर चुके लोगों का नाम वोटर रोल में डाला जा रहा है। भाजपा ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की, जो जिला स्तर पर वोटर रोल में काम को देखें। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल
इलेक्शन कमीशन को मिला, हमने उन्हें पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान हो रही अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी। ममता बनर्जी जो बीएलओज को लेकर लगातार बयान दे रही हैं, बीएलओज के ऊपर हो रहे काम के दबाव की जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के विरोध प्रदर्शन और टीएमसी समर्थक बीएलओ के चुनाव कार्यालय में घुसने को चुनाव आयोग ने गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया है। इस मामले में ईसी ने कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा को पत्र लिखकर घटना पर नाराजगी जताई है। इलेक्शन कमीशन ने घटना पर कोलकाता पुलिस से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के बाहर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। इस तरह की घटना चुनाव आयोग के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकती है। साथ ही ईसी ने बंगाल में एसआईआर और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से कोलकाता सीईओ कार्यालय के लिए 3 अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की समाप्ति तक अस्थायी रूप से की गई है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर का विरोध करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने फिर बीएलओ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2029 में किसी भी तरह से भाजपा सरकार नहीं आएगी। ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर को चुनावी मुद्दा बनाने पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल से विदाई तय है। घुसपैठियों को बचाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर घुसपैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? পরিবর্তন সংকল্প সভাতে অঙ্গীকার নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। মেরা বুথ সবসে মজবুত, বিকাশবাদ, রাষ্ট্রবাদ, সুশাসন, সুরক্ষা, প্রতি হাতে কাজ, প্রতি পেটে ভাত, প্রতি মাথায় ছাদ, এই হবে বিজেপির সংকল্প। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोहरा रुख एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल ममता बनर्जी एक ओर एसआईआर का विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर बनगांव में एक जनसभा के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों की मदद करें। इस दौरान 12 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में एसआईआर के तहत मतदाताओं को 50 करोड़ 97 लाख से अधिक एसआईआर गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ, ऋषि, मोहित और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर देश में दूसरे राज्यों की भी बात की जाए तो एसआईआर तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और लगातार अब देश के कई राज्यों में ये प्रक्रिया चलनी ही है। ऐसे में ममता सरकार पहले तो एसआईआर करवाना नहीं चाहती थी, अब जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं राज्य सरकार को कि बीएलओ को पर दबाव डाला जा रहा है, फिर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। ऐसे में राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो पूरा मामला गर्मा गया इस बारी। भावना, देखिए एसआईआर का जो प्रोसेस है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में तो नहीं, तो पूरे 12 राज्य में चल रहा है एक ही साथ। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो छवि लगातार आ रही है, ऐसी छवि, ऐसी बयान किसी और राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक बड़ी कारण ये माना जा रहा है कि एसआईआर के चलते जैसे जैसे एसआईआर बढ़ रहा है, कमीशन की तरफ से जैसे जैसे डेटा आ रहा है, जैसे कि अभी एम्यूनरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चुनाव आयोग ने यहाँ पे सीईओ ऑफिस ने, तो तब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया था कि अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म ये अनकलेक्टेबल है। ये फॉर्म अनकलेक्टेबल है। इसमें कौन सी फॉर्म है? 4 कैटेगरी के बारे में बात किए गए थे। एक मृतक, दूसरा एब्सेंटी, तीसरा स्थानांतर और चौथा है फेक। तो इसी के चलते जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि वो जो लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में इन 10-11 साल में बहुत सारे घुसपैठिया यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारे फेक वोटर्स, मृतक वोटर्स को जानबूझ के वोटर लिस्ट में रखा गया है।
उसका सफाया होना जरूरी है। तो अभी जो ये फिगर कमीशन की तरफ से आ रहा है, और ये बढ़ भी सकता है, कमीशन का कहना है ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। 9 दिसंबर जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब पता चलेगा कि आखिर में कितने वोटर्स ऐसे थे जिनको वोटर तालिका में रहना नहीं था। तो इसके चलते जब ये फिगर सामने आया तब देखा गया कि सीएम ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है वो लगातार विरोध की जो मात्राएं है वो मात्राएं बढ़ाने लगी। जो उनका जो स्तर है, विरोध का जो स्तर है वो और भी ज्यादा तेज करने लगी और भी ज्यादा आक्रामक होने लगी। तो अभी जाके जो पूरा जो माहौल है उसमें बीएलओ जो काम कर रहे हैं, बीएलओ को इशू को लेके एसआईआर का जो कहना है उनका कि एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए, उसमें सारा एजेंडा है उसका फोकस वहीं पे है। भावना जी सौरभ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो तो साफ तौर पर दिखा रहा है जिस तरह से घुसपैठी अब पश्चिम बंगाल छोड़ने लगे हैं, तो एसआईआर कहीं ना कहीं अपनी सार्थकता सिद्ध करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी जो है लगातार विरोध कर रही हैं, बीएलओ पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है और माहौल जो है वो पूरी तरह से बिगाड़ने का काम हो रहा है। यहाँ से बाहर नहीं जा रहे, जो घुसपैठी जो बयान दे रहे हैं कि वो बयान दे रहे हैं कि उनके पास वोटर्स कार्ड था, उनके पास आधार कार्ड था, और वो सीधी तौर से बता रहे हैं कि वो टीएमसी को वोट करते थे। तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने इस मुद्दों को उठाया, उस वीडियो के जो भी बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि देखिए जो हम कह रहे थे कि ये सारे वोटर्स टीएमसी के वोटर्स हैं और यही कारण है कि टीएमसी इतना विरोध में है। और वो लोग एक के बाद एक जो छवि सामने आ रही है वो भी कहीं विपक्ष की जो बयान है उसी को मजबूत करते हैं, क्योंकि सीओ को 11:30 बजे तक उनके दफ्तर में घेराव करके रखना, 5-7 प्रतिनिधि से उनको बात करना था, लेकिन वहां पे जाके उन्होंने जैसा माहौल तैयार किया कि सीओ के ऑफिस के बाहर नारेबाजी करके वहीं बैठ गए 2 दिन तक 48 घंटे तक वो वहां पे बैठे रहे। और उसके बाद आज चुनाव आयोग ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कलकत्ता पुलिस से मांगा कि ऐसा कैसे हुआ, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है ना, ये सिक्योरिटी ब्रीच है। इस मुद्दे को लेके तो पूरा जो मुद्दा है इस वक्त, एक तरफ टीएमसी का बयानबाजी है उनके हर बड़ी मछली छोटे नेता की तरफ, उल्टी तरफ दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी काम रोक लेना, उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। और शुक्रवार को आप जानते हैं, शुक्रवार को टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी निर्वाचन सदन में जाएंगे, जैसे बुधवार को बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे। और उसको लेके भी संध्या भावना आप देखिए, जो वहां जब चुनाव आयोग ने ये मंजूरी दे दिया तो उसको लेके भी टीएमसी की तरफ से ये ट्वीट आया कि हमने 10 मांगे थे, आपने 5 दिए, क्यों दिए? और उसको भी मुद्दा बना के वो कह रहे हैं आखिर में निर्वाचन जो कमीशन है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के हित में काम करे, यानी जो भी होगा उसको घुमा फिरा के उसी जगह पे लेके आना कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जैसे बिहार में ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही थी, यहाँ पे टीएमसी ने वो झंडा और वो जो एजेंडा है वो पकड़ लिया है, और उसके चलते उनकी सारी जो बयान है उसी रूप में आके सिमट जाती है। चलिए, एसआईआर पर लगातार पश्चिम बंगाल में घमासान देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे कि ये क्या रुख अपनाता है और किस तरीके से अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हालांकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त और निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में करा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को?
विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। अब आगे बढ़ेंगे। मुंबई में 1 करोड़ 3 लाख मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों से ये भी पता चल रहा है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों में सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों के प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर तक कर दी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची में 4.33 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज हैं। इसके साथ ही कुल डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 11,01,505 हो गई है। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए हैं और समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सफलता छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति योजना का नतीजा है। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, स्थानीय लोगों का सहयोग और परिवार वालों की अपील ने इन कैडरों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी बीजापुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न हो रहा है। इस बार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। इस बार जीएसटी की घटी दरों से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला है। बिल्कुल, और इसकी वजह से इस बार मेले में खूब बिक्री भी हुई है। मेले में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने भी खूब धूम मचाई। तो कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुवार यानी 27 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। बुधवार को ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। सबसे ज्यादा भीड़ डेयरी से जुड़े उत्पादों और रेडी टू ईट वेज उत्पादों पर देखने को मिली। जीएसटी की घटी दरों का बिक्री पर भी सीधा असर दिखाई दिया। लोगों ने इस बार मेले में जमकर खरीदारी की। प्रदर्शकों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में मेला इस बार ज्यादा बेहतर रहा। बहुत ही अच्छा रहा है। जीएसटी के घटते हुए दर ने हमारी यहाँ पे आप देखिए भीड़ बढ़ा दी है। लोगों का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और काफी लोग थैले भर भर के जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया है जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं और आईटीपीयू को भी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इस बार तो पिछले वर्षों के अगर तुलना करेंगे रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और गैदरिंग भी अच्छा हो रहा है और प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्रेम तो मिल ही रहा है। जीएसटी कम होने की वजह से कस्टमर को तो फ़ायदा हो भी रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। जीएसटी का एक रूप में कम होने की वजह से हमारा किसान को जो पेमेंट जाता है उसमें भी हम ज़्यादा देने के उसमें कोशिश में रहते हैं और डायरेक्ट जो जीएसटी का इफेक्ट इनका कस्टमर को तो मिल ही रहा है, तो उससे सेल पर जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। बुधवार को एम्फी थिएटर 2 में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने तो धूम मचा दी। युवा जादूगर राहुल खरबंदा ने शानदार जादुई प्रस्तुति देते हुए मेले में आए हर दर्शक का मन मोह लिया। राहुल ने डिजिटल मैजिक, माइंड रीडिंग और इंद्रजाल के कई जादू दिखाए। इस जादू के खेल को खास तौर पर बच्चों ने तो खूब पसंद किया। ये जादू के खेल न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समाज को भी एक अच्छा संदेश देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और भी ताज़ा अपडेट के साथ गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता। सीधा उनका रुख करते हैं। गिरीश, 14 तारीख से ये आयोजन शुरू हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेड फेयर जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर जारी रहा। लेकिन अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो उन पवेलियन में किस तरह की चीजें लोगों को देखने को मिली है, और अगर खरीदारी की बात करें तो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ से खरीदी भी हुई है? देखिए भावना संध्या, मैं आपको बताना चाहूंगा 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आज आखिरी दिन है। जो लोग अभी तक मेले का दीदार नहीं कर पाए हैं, हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आज जाकर इस मेले का दीदार जरूर कर लें, क्योंकि इस 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई थी, और उसके अनुसार से जितने भी राज्य और संशासित प्रदेश हैं उन्होंने अपने अपने जो पंडाल हैं उनको तैयार किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्टॉलों की, तो करीब 12 अंतर्राष्ट्रीय जो है वो स्टॉल देखने को मिले थे जो हॉल नंबर 1 के अंदर स्थापित किए गए हैं। वहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली, चाहे अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, चाहे ट्यूनीशिया के लैम्प्स की बात की जाए, तो इसी तरह से करीब 31 राज्य और संशासित प्रदेशों के पंडाल भी इस मेले में देखने को मिले हैं, जहां पर उन्होंने अपने अपने राज्यों की संस्कृति को दिखाया है, अपनी कला को दिखाया है, जो वहाँ की कारीगरी हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो रोजाना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो लोग जमकर, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो मेला घूमने आ रहे हैं, वो शाम को खास तौर पर इन दोनों जो एम्फी थिएटर बनाए गए हैं वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग मेला घूमने आ रहे हैं तो खाने के शौकीनों के लिए यहाँ मेले में बहुत कुछ देखने को मिला है। अगर हम बात करें तमाम राज्यों के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। पंजाब का यहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग देखने को मिला है। इसके अलावा बिहार का लिट्टी चोखा देखने को मिला है। तो अलग अलग राज्यों के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग, देश भर के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मेले का अवलोकन करने, वो इन व्यंजनों को ले रहे हैं। मेले के अंदर एक मेला भी देखने को मिला है जिसके अंदर सरस मेला लगाया गया है। हॉल नंबर 8 और 9 के अंदर यहाँ पर दीदियों को दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने उत्पादों को लेकर आई हैं। लखपति दीदियां दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से हॉल नंबर 14 की बात की जाए तो महिलाएं जो हैं वो सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ ज्यादा रुख करती हुई नजर आई हैं। वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली है। इसी तरह अगर अलग अलग हॉलों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से झारखंड को इस बार फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है, बिहार, राजस्थान को साझेदार और उत्तर प्रदेश को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छे से अपने अपने पंडालों को सजाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ मेले का अवलोकन किया। तो गिरीश, कहीं ना कहीं आप जब आखिरी दिन आ चुका है तो सभी को इंतजार है कि जिन्होंने दीदार नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, वो आज जरूर जाए। और आखिरी दिन का इंतजार तो सभी को होता है क्योंकि आज के दिन बम्पर छूट भी मिलती है और जीएसटी की दरें जब घटी हैं तो व्यापार में वोकल फॉर लोकल की भी झलक बहुत खूबसूरती से देखने को मिली है। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन मास्टर क्लास और स्टार इंटरैक्शन से भरपूर है। दिन की शुरुआत होगी नॉर्थ ईस्ट सिनेमा पर विशेष मास्टर क्लास से, जिसमें रीमा बोरा, महर्षि तुहिन कश्यप, हाउबाम पावम कुमार और डोमिनिक संगमा अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी अपनी कालजयी फिल्म शोले के सृजन पर एक अनूठा सेशन लेंगे। दोपहर से शाम तक दर्शकों के लिए खास इंटरैक्शन लाइंड अप है, जिसमें सुपरस्टार नागार्जुन, अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपने विचार और फिल्मी दृष्टिकोण के साथ स्टेज पर होंगे। तो वहीं आज महोत्सव के रेड कार्पेट पर एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां नजर आएंगी। सबसे पहले अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर द स्टैम्पिंग मैडनेस अपना भव्य वर्ल्ड प्रीमियर करेगी, जहां एक्टर सूरज शर्मा, ज़ेनोबिया श्रॉफ और जेनिफर मंटगोमरी अपनी उपस्थिति से शाम को खास बनाएंगे।
इसके बाद डॉक्टर कॉटनिस क्लैमर कहानी का रेड कारपेट आयोजित होगा, जिसमें डॉक्टर किरण शांताराम शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और शाम का आकर्षण बनेगा रात अकेली है द बंसल मर्डर्स का रेड कारपेट, जहां हनी त्रेहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगना सिन्हा, रजत कपूर, रेवती और दीप्ति नवल समेत अन्य कलाकार शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए ग्लैमर, कहानी और स्टार पावर से भरपूर रहने वाला है। तो रुक करते हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा का। श्यामा, एक तरह जहाज पर लोगों को मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो वहीं पर स्थापित प्रतिभाओं से बहुत कुछ सीखने के लिए भी यहाँ पर मिल रहा है। किस तरह का नज़ारा, अभी आपकी स्टोरी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि अलग अलग कहीं मास्टर क्लासेस हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, तो इस वक्त किस तरह की नज़र आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरह से वहाँ नई नई प्रतिभाएं जुड़ती हुई देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात कर लें तो आज सेकंड लास्ट डे है महोत्सव का, तो काफी ज्यादा है और इसके साथ ही वो कहते हैं ना कि सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो आज हमें कई सारे सितारे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो रेड कार्पेट हो या मास्टर क्लासेस हो या वर्ल्ड प्रीमियर भी हो, क्योंकि आपने अपने एंकर ये भी बताया कि किस तरीके से जो वर्ल्ड प्रीमियर्स हो रहे हैं उसमें दिस टेम्पलिंग मैडनेस, ये काफी बड़ी मूवी है जिसमें हमारे भारत के ही जो इंडियन ओरिजिन के प्रतिभा होते हैं वो वहाँ पर दिखेंगे। आप लाइफ ऑफ पाई सुंदर शर्मा को जानते होंगे, वो यहाँ पर दिखेंगे। इसके साथ ही जो ब्रिटिश एक्ट्रेस है इंडियन ओरिजिन की है सिमोन एशली, वो भी इस पिक्चर में नजर आएंगे। तो आज रेड कार्पेट पे डायरेक्टर जेनिफर मॉन्टगोमेरी और इनके साथ ही ज़ेनोबिया शॉ, इनके साथ सूरज शर्मा और अन्य जो कलाकार हैं और क्रू हैं वो रेड कार्पेट पे शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड प्रीमियर भी होगा, तो आप भारत का जो महोत्सव है वो कितना महत्वपूर्ण हो चुका है देश विदेश के फिल्मकारों के लिए। वो बड़ी बड़ी फिल्में लेकर वो यहाँ आ रहे हैं और भारत के फिल्म महोत्सव में उसका वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं। इसके अलावा हम अन्य रेड कार्पेट की बात करें तो क्लासिक्स को भी काफी ज्यादा यहाँ पर सराहना दी जाती है, जगह दी जाती है। तो आप देखिए डॉक्टर अमर कहानी ये यहाँ पर आज रेड कार्पेट करेंगे। यहाँ पर जो किरण शांताराम पुराने फिल्मकार हैं, मराठी इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा नाम है, वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा शाम में की चित्रांगदा सिंह, ये सब रेड कार्पेट आएंगे जी। ये सारी तो बातें होंगी रेड कार्पेट। मास्टर क्लासेस भी हम देख चुके हैं, लगातार चल रहे हैं, लगातार। बिल्कुल श्यामा, तो अगर आज का दिन देखा जाए तो सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल इसका समापन होने वाला है, उससे पहले आज अगर ग्लैमर की बात की जाए, मास्टर क्लासेस की बात की जाए या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात की जाए, सब आज रेड कार्पेट पर दिखने वाले हैं। तो आज का दिन देखने वाला होगा, सभी की नजर रहेगी। फिलहाल श्यामा, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरे का भी अनुमान व्यक्त किया गया और इस बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। दक्षिणी केरल तट और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट और अंडमान सागर में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज धूप और हवा की गति बढ़ने से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 पर आ गया, जिसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली है। अब दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है। सीयूकेम की तरफ से ग्रैप 3 को विड्रॉ कर दिया गया है। अब मात्र ग्रैप 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पे रहेंगी। जो स्कूल्स हाइब्रिड चल रहे थे वो रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया है। जो 50% होम का था उस रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया। अब मात्र ग्रैप 2 की रिस्ट्रिक्शन ही कंस्ट्रक्शन से लेकर सब चीज़ों पे लागू रहेगी। सो मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ, सीयूकेम के माध्यम से
उनके आदेशानुसार अब ग्रेप 3 दिल्ली पे लागू नहीं हो रहा, केवल ग्रेप 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पर लागू होंगी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात होगी समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरों की। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज। To the world that is future ready. Bob World. Tap you all, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock you all, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए प्रकाशित हुई हैं। और जो पहली खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अयोध्या से जुड़ी हुई। हरिभूमि अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद आस्था का सैलाब अयोध्या में देखने को मिला है। राम में हो चुकी है पूरी अयोध्या और साथ ही साथ भक्ति रस में डूब चुकी है। जिस तरीके से सूर्य की पहली किरण उस ध्वज पर पड़ी है, पूरे नगरी को उसने कहीं ना कहीं आलोकित कर दिया है। और आपको बता दें कि हर साल विजयदशमी पर बदली जाएगी ये धर्म ध्वजा। इसके साथ साथ जो जानकारी मिली है कि जो वहाँ भक्ति का सैलाब देखने को मिला और जो श्रद्धालु वहाँ आए उन्होंने शेयर किया कि रामलला का दिव्य रूप पहले से ज़्यादा अलौकिक दिखा है। और आपको बता दें कि अगर व्यापार की दृष्टि से भी अयोध्या नगरी का कायाकल्प यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि अयोध्या अब रियल एस्टेट का किंग प्रॉपर्टी में निवेश का एक बड़ा केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगली खबर आपको बताते हैं जो कि स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई है। जी हां, अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अब 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति योजना के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में क्या कुछ खास है, तो वो है कि सीधे खातों में ये छात्रवृत्ति भेजी जाएगी और पहले साल किताबें लैपटॉप के लिए मिलेंगे 86,000 रुपए। इसके साथ साथ जो बाद के वर्ष होंगे उनमें दिए जाएंगे 41,000 रुपए, 8 लाख तक। लेकिन आपके परिजनों की यानी कि अभिभावकों की आय सीमा इसमें तय की गई है। तो मंत्रालय की तरफ से एससी छात्रों को सालाना 2 लाख रुपए छात्रवृत्ति दिए जाने का ये फैसला लिया गया है। और अब जब अगली खबर की बात करें तो नौकरी सृजन को लेकर सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है और इससे ही जुड़ा एक अध्ययन जो है वो सामने आया है। यह अध्ययन ये कह रहा है कि CEEW के स्वतंत्र अध्ययन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत की हरित अर्थव्यवस्था 3,65,820 अरब का निवेश जो है वो इसमें किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत 1100 अरब डॉलर यानी कि 98,146 अरब रुपए के वार्षिक हरित बाजार का भी उपयोग कर सकता है। देश के पहले इस तरह के राष्ट्रीय मूल्यांकन में ऊर्जा परिवर्तन, संसाधनों का महत्व उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था, जैव अर्थव्यवस्था और प्रकृति आधारित समाधान जो है उसके अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए एक और खबर आपको बता देते हैं जो कि है जरूरी वित्तीय काम आपको कब तक निपटा लेने हैं उससे जुड़ी हुई। जी हाँ, क्योंकि इसके लिए अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और जरूरी बातों के साथ हिंदुस्तान अखबार ने आज इसको लिया है। बताया है कि पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर से जुड़ी हुई खबर है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से नई एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस में जाने का मौका 30 नवंबर 2025 तक का ही है। तो अगर आप नहीं गए हैं तो आप इस तारीख को जरूर ध्यान कर लें। टैक्स चालान जमा करने के लिए भी जरूरी हिदायत दी गई है कि इसी महीने टैक्स से जुड़े कई जरूरी फॉर्म भी जमा करने होते हैं जिनकी समय सीमा
30 नवंबर तय की गई है। केवाईसी अपडेट करना भी जरूरी है, इसका भी आप खास तौर पर ख्याल रखें। अगली खबर आरबीआई से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्देश की है जो क्रेडिट स्कोर से जुड़ा हुआ है। अब हर हफ्ते क्रेडिट स्कोर को करना होगा अपडेट और क्रेडिट स्कोर में अब हर हफ्ते होने वाले हैं बदलाव। तो आज के समाचार पत्रों में ये विभिन्न खबरें हैं जो कई तरह से महत्वपूर्ण भी हैं और आपके लिए जानना भी जरूरी है। समाचार जगत से हम आपके लिए लेकर आए अखबारों में प्रकाशित ये महत्वपूर्ण खबरें। और अब आगे बढ़ेंगे, समाचार पत्रों की खबरों से आगे बढ़े तो अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉच में क्या कुछ खास है। तो हांगकांग में कई दशकों सबसे खतरनाक आग लगने की खबर सामने आई है। यह आग ताइपो जिले के एक ऊंचे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी है जिसमें अब तक कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आग कल दोपहर को एक 32 मंजिला बिल्डिंग के बाहरी मचान पर लगी जिसका रेनोवेशन चल रहा था। आग इतनी भयंकर थी कि तेजी से कॉम्प्लेक्स में 8 में से 7 टावर में फैल गई। हादसे के बाद 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और हजारों को अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। अधिकारियों ने बताया कि परिसर के 4 ब्लॉकों में आग पर काबू पा लिया गया है। और इस समय सीएस जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए उनका रुख करेंगे। चंद्रशेखर, आपसे पूछना चाहेंगे कि हांगकांग में जो आग लगी है काफी भयावह लग रही है। अभी ताजा अपडेट क्या है, कितने की हताहत होने की खबर बताई जा रही है और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं और क्या आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल अभी आग पर पूरी तरीके से कोई काबू नहीं पाया गया है और जो अभी तक खबर आ रही है उसके अनुसार करीब 44 लोग इसमें मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन 280 के करीब लोग अभी भी मिसिंग है। 900 लोगों को बचा लिया गया है। 8 टावर थे इस पूरा जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वहां पर और उसमें करीब 2000 फ्लैट थे। 5000 के करीबन उसमें लोग रहते थे। 900 लोगों को बचा लिया गया है और 1980 में ये बिल्डिंग बनी थी और अभी इसका रिनोवेशन का काम भी चल रहा था और आग क्यों लगी इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है और इस आग के कारणों के पीछे इन लोगों की क्या भूमिका थी। लेकिन हालात अभी काफी खराब बने हुए हैं। अगर हम हांगकांग की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बहुत बड़ी घटना है और 1996 में एक यहाँ पर एक ऐसे ही बिल्डिंग में आग लगी थी और तब करीब 40 से 50 लोगों की मौत हुई थी और देखें तो पूरे हांगकांग के इतिहास में बहुत बड़ी ये घटना है और चीन की भी इस पर नजर बनी हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से पूरे आदेश दिए गए हैं वहां पर कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा युद्ध स्तर पर उसको चलाया जाए और साथ ही साथ एक फायर फाइटर की इसमें मौत हो गई है और 2 फायर फाइटर काफी बुरी अवस्था में झुलसे हुए हैं। उनके लिए भी दुख व्यक्त किया है शी जिनपिंग की ओर से। तो काफी हालात वहां पर खराब बने हुए हैं और अभी भी कई लोग भी ये बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं, उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी चंद्रशेखर, तस्वीरें जिस तरह से सामने आई है दिखा रही है कि किस तरह से कितनी भयावह ये आग लगी है। क्या आसपास की इमारतों को भी इसने अपनी जद में लिया है और क्या मृतकों की जो संख्या है वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? संभावना इस तरह की भी साफ हो रही है? बिल्कुल, इसमें मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो अभी बताया जा रहा है कि 279 लोगों के गायब होने की संभावना जताई जा रही है, वो लोग मिसिंग है और 44 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है और इन 279 लोगों को खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ये मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और ये जो कॉम्प्लेक्स था रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर 8 टावर थे। 8 के 8 टावरों में ये आग इस वक्त पर फैल चुकी है। हालांकि आसपास के जो इलाके हैं वो थोड़ा सा, जो आसपास के भवन है वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए वो भवन अभी बचे हुए हैं। लेकिन हालात काफी वहां पर खराब बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो 8 टावर हैं इनमें से 2-3 टावर्स का वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। रिनोवेशन का काम तो सभी में चल रहा था लेकिन 2-3 टावर्स में वहां पर काम शुरू हुआ था और टावर्स के बाहर जो रिनोवेशन के लिए जिस तरह से
हांगकांग में जो बैम्बू है, बैम्बू को काफी यूज किया जाता है। टावर्स के बाहर सीढ़ियां बनाकर उसमें मजदूर चढ़ते हैं, और उसके अलावा जो रिनोवेशन के वक्त पे जिस तरह पे बाहर पे एक नेट डाली जाती है, तो इन सब में पहले ये आग लगी बताया जा रहा है, और उसके बाद ये आग जो कॉम्प्लेक्स है अंदर उसमें फैल गई। तो हालात इस वक्त पे काफी वहां पर खराब बने हुए। चलिए, हालात वहां अभी नाजुक हैं और मृतकों की संख्या भी बढ़ने की यहाँ कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है। आप खबर पर नजर बनाए रखेंगे सी जोशी, बाद में भी आपके पास आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लग गई, जिनकी हालत गंभीर है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है कि गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लगी है और उनका महकमा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर और जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वॉशिंगटन पुलिस के अनुसार व्हाइट हाउस से एक ब्लॉक दूर हुई गोलीबारी के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। वहीं इस पर पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का अनुरोध किया है और उन्होंने कहा है कि शहर में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली मारे जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। और अब से कुछ देर पहले भी ये खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो हमला हुआ है वो आतंकी हमला भी हो सकता है। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं कृषि जगत में और दिखाते हैं आपको कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई खास खबरें। देश में इस साल खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा वित्त वर्ष का पहला पूर्वानुमान जारी करते हुए लगभग सभी फसलों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। पूर्वानुमान के मुताबिक चावल का उत्पादन 1240 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष से 17 लाख टन ज्यादा है। वहीं मोटे अनाज का उत्पादन 414 लाख टन, जबकि दालों का उत्पादन 74 लाख टन होने का अनुमान है। दालों में अरहर का उत्पादन लगभग 36 लाख टन, उड़द का 12 लाख टन और मूंग का 17 लाख टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। गन्ने के उत्पादन की बात करें तो 4750 लाख टन और कपास का उत्पादन 290 लाख बेल्स से ज्यादा होने की उम्मीद जताई गई है। और आइए अब चलते हैं कारोबार जगत में और आपको दिखाते हैं हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ में क्या कुछ है बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें। तो बिजनेस से जुड़ी खबरों की बात करें तो भारत में खरीफ फसलों के उत्पादन में इस साल रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन 3.87 मिलियन टन बढ़कर 173.33 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है। भारत की एलपीजी खपत बीते 8 वर्षों में 44% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 31.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 17 में 21.6 MMT थी। भारत में जुलाई सितंबर 2025 के दौरान कुल बिजली उत्पादन 4% बढ़कर 48,407 करोड़ यूनिट पहुंचा। नॉन फॉसिल स्रोतों की क्षमता 51% के पार और कुल स्थापित क्षमता 500.9 गीगावाट हो गई है। सौर और पवन ऊर्जा ने रिकॉर्ड योगदान दिया। और आइए अब खेल जगत की खबरें देख लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। महिला प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले आज नई दिल्ली में खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। 5 टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगे, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। भारत की विश्व कप विजेता स्टार दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी को WPL की पहली मेगा नीलामी में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। और विदेशी दिग्गज लोरा वॉलवॉट और सोफी एक्लिस्टोन पर भी बड़ी बोली लगने की संभावना है। 194 भारतीय खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगी। इनमें 52 कैप्ड और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। दूसरी ओर 66 विदेशी कैप्ड और 17 विदेशी अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी अपना नाम दर्ज कराया है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल 50 स्लॉट, जबकि विदेशी खिलाड़ियों के लिए 23 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद साल 2030 के सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिता होने वाली है। खासकर 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बाद ये पहला मौका है।
26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली ने 74 सदस्य देशों की मंजूरी के बाद अहमदाबाद को 2030 सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सौंप दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। वैश्विक खेल मंच पर भारत की बड़ी सफलता। भारत को मिली 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने दी औपचारिक मंजूरी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो पहले ही भारत के पक्ष में सिफारिश कर दी थी और अब जनरल असेंबली में इसे अंतिम रूप दे दिया गया। बुधवार को भारत के हक में निर्णय लिया गया। 2010 के बाद से ये देश के लिए दूसरा मौका होगा जब राष्ट्र इन खेलों की मेजबानी करेगा। मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मोहर लग गई। भारत के सामने 2030 मेजबानी अधिकारों के लिए नाइजीरिया के अबुजा शहर की चुनौती थी, लेकिन अहमदाबाद ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक ये आयोजन भारत की विश्व स्तरीय खेल क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। देश का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखता है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स ताकत का 2030 में हम सब लोग प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे। ये फैसला भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में और मजबूत बनाएगा, बल्कि 2036 ओलंपिक मेजबानी के सपने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण प्रगति निभाएगा। जहां तक अहमदाबाद की मेजबानी का सवाल है, तो इस शहर ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और AFC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर शामिल है, जो इस शहर को खेल की कैपिटल के रूप में सामने रखता है। दरअसल ये जीत उस सोच की है जो खेल को सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भी तैयार करती है और 2047 विकसित भारत की परिकल्पना पर भी खरा उतारती है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 2 पदक जीतने में सफलता हासिल की है। अंडर 19 में भारतीय लड़कों ने रजत पदक हासिल किया, तो वहीं अंडर 15 में लड़कियों की टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। अंकुर भट्टाचार्य, अभिनंद और प्रणुज की अंडर 19 टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए चीनी ताइपे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि खिताबी मुकाबले में उन्हें मजबूत जापान से 0-3 से हार मिली और टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर 15 लड़कियों की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। हालांकि यहां उन्हें दक्षिण कोरिया से 0-3 से हार मिली, लेकिन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर ब्लाइंड ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था। इस टीम का दिल्ली में महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने DD न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए कहा कि साधारण परिवार से आने वाली इन लड़कियों ने इतिहास रच दिया है, जिससे PM मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना साकार हो रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने अन्नपूर्णा देवी से विशेष बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ अन्नपूर्णा देवी जी खुद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, ये कितना बड़ा क्षण है जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, आप मंत्री हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम पूरी टीम को बधाई देते हैं कि ये देश के लिए भी गौरव का क्षण है कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड इन्होंने विश्व कप जीता है, T20 कप जीता है और इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने जीता और बहुत ही अनडिफिटेड, यानी एक भी मैच इन्होंने सीरीज में उन्होंने हारा नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और ये देश के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। और जिस तरह से हमारे दिव्यांग जन अब किसी के वो जिस माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि बिल्कुल उन्हें सिर्फ अवसर चाहिए, उनको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट करो, अवसर दो, तो वो कोई भी अवसर को ऐसे जाने नहीं देते हैं, बल्कि उसको चुनौती को बहुत ही
अच्छा से वो चुनौती को स्वीकार करते हैं और फिर अपने जो राह उन्होंने अपने लिए अपने राह खुद बनाते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा बच्चियों से मिलकर। बहुत साधारण परिवार से ये बच्चियां आती हैं और जिस तरह से इन्होंने आज एक परचम लहराया है, एक नमूना इन्होंने एक सेट किया है, तो बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आह्वान है वो अब रंग ला रहा है? बिल्कुल, ये आज लोगों के मन में, जिस तरह से बेटियों के मन में या अभिभावकों के मन में इस बात का निश्चित रूप से एक है कि बेटी है तो वो कल है, और इसको आत्मसात करते हुए बेटियां बोझ नहीं है। हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो उनको अवसर देने में कहीं भी कोई कसर अब हमारे अभिभावक नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अन्नपूर्णा देवी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो जीता है उसको इन्होंने अभिनंदन भी किया और कहा कि बेटियां अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो अब साकार हो रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आपके शहर के मौसम की। जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल, न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए देखिए आप। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। और ये झलके आ रही हैं सितार और तबले की ताल जो है वो कैसे जुगलबंदी दिखी, ये आपको दिखाएंगे। यूके के नेहरू सेंटर में स्ट्रिंग फेस्ट आयोजन में डॉक्टर पीट येल्डिंग और जुनैद अली ने हिंदुस्तानी संगीत की मधुर प्रस्तुति दी है। आप लीजिए इस स्वर लहरियों का आनंद और हमें दीजिए इसी के साथ अनुमति। नमस्कार।
सवेरा के प्रायोजक थे